हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ शार्प ट्यूटोरियल्स। तो हम अभी तक सर्कल्स कर रहे थे मैथ्स में, और सर्कल्स में हमने एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट कर ली थी। एग्जांपल्स कर लिए थे 10.2 से पहले के, और एक्सरसाइज 10.2 में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक अभी तक कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, एक्सरसाइज 10.2 ऑफ एनसीईआरटी। तो देखिएगा एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 9। एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में है, इन फिगर 10.13 एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O and another tangent AB with point of contact C intersecting XY at A and X dash Y dash at B. Prove that angle AOB is equal to 90 डिग्री। तो जैसा कि इसमें दे रखा है, हमको फिगर दे रखी है, क्वेश्चन में फिगर दे रखी है, और फिगर के हिसाब से जो सेंट्रल एंगल है, एंगल AOB, वो मेरे को 90 डिग्री के इक्वल प्रूव करना है। तो फिगर देखिएगा, सबसे पहले फिगर क्या दे रखी है। दो पैरेलल टेंजेंट्स दे रखी हैं। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर सर्कल बना लिया ऐसे, और एक टेंजेंट हमने बना ली एक्स वाई। तो ये एक्स वाई एक टेंजेंट हो गई। उसके बाद एक दूसरा टेंजेंट जो है वो इस वाली टेंजेंट के पैरेलल दे रखी है, मतलब दो टेंजेंट्स हैं और दोनों आपस में पैरेलल हैं। एक्स डैश वाई डैश, ये सर्कल का सेंटर है। और जैसा जैसा यहाँ पर फिगर में दे रखा है, वैसा वैसा, जैसा क्वेश्चन में दे रखा है फिगर में, वैसा वैसा मैं बनाता जा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट P है, ये सेंटर वाला पॉइंट O है, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट Q है। तो POQ, तो ये POQ पूरा का पूरा सीधा स्ट्रेट एक डायमीटर हो गया। उसके बाद देखिएगा एक्स वाई पर एक पॉइंट है A। हमने क्या करा कि यहाँ से इधर से टच होते हुए एक टेंजेंट और हमने बना दिया ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज C। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया A, ये वाला पॉइंट हो गया B। इतना दे रखा है, ठीक है। और A को O से ज्वाइन करा, A को O से ज्वाइन करा, सिमिलरली B को O से ज्वाइन करा। A को O से ज्वाइन करा और B को O से ज्वाइन करा। और इतना करने के बाद में यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ये जो बीच वाला एंगल है ना, पूरा एंगल AOB, आपको ये 90 डिग्री के इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ पर नोट कीजिएगा, टू प्रूव एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपको एंगल AOB 90 डिग्री के इक्वल प्रूव करना है। अब देखिएगा क्या अप्रोच लेकर चलेंगे। हमने अभी तक जो देखा था इस वाले चैप्टर में, सर्कल्स वाले चैप्टर में, हमने दो थ्योरम्स देखी हैं। एक थ्योरम ये देखी है कि सर्कल का अगर कहीं पर रेडियस है और जिस पॉइंट पर रेडियस टच कर रहा है, उसी पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉप करता हूँ तो वो पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। जिस पॉइंट पर रेडियस है, जैसे मान लीजिए ये O से P, तो OP क्या है, रेडियस है, और ये जो है XY, ये क्या है, ये टेंजेंट है। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। एक तो थ्योरम हमने ये देखी थी। दूसरी थ्योरम हमने क्या देखी थी कि अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉप करे जाते हैं तो वो दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ है वो हमेशा इक्वल होगी, ठीक। तो ये हमने दो थ्योरम्स यहाँ पर देखी हैं। अब जरा देखिएगा यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ। ये जो AB है, ये भी तो एक टेंजेंट है, और O से अगर मैं C को ज्वाइन कर दूँ, C पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ये रेडियस हो जाएगा इस तरह से। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कंस्ट्रक्शन में लिखिएगा जॉइन OC। तो हमने O से C को ज्वाइन कर दिया, ठीक। तो हम ये बोलेंगे कि क्लियरली
OP is perpendicular on XY, comma OQ is perpendicular on X dash Y dash and OC is perpendicular on AB and OC is perpendicular on AB। और तीनों के केस में ना एक ही चीज़ लिखेंगे, यहाँ पर तीनों के केस में एक ही चीज़ लिखेंगे कि एंगल बिटवीन द टेंजेंट and the angle between the tangent and the radius at the point of contact, angle between the tangent and the radius at the point of contact। ठीक है, तो ये 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर अब मार्क कर लीजिए कि ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90। इसके अलावा एक चीज़ और मेंशन कीजिए, ये जो OP है ये रेडियस है तो R मार्क करो, ये OC भी रेडियस है तो इधर भी R मार्क करिए, और OQ भी रेडियस है तो इधर भी R मार्क करिए। इसके बाद की कहानी देखिएगा। अब आपको क्या करना होगा, अब आप ये कहेंगे कि इन ट्राइंगल, अब मैं दो ट्राइंगल लेता हूँ, एक तो ये वाला OPA और OCA, ये दो ट्राइंगल्स हम लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर लिखिएगा इन ट्राइंगल OPA एंड ट्राइंगल OCA। हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, एक ट्राइंगल है OPA और एक ट्राइंगल है OCA। ये दो ट्राइंगल हैं, मुझे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, बड़े आराम से हो भी जाएंगे। देखिएगा कैसे करेंगे। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, OP इज इक्वल टू OC, OP इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू R, दोनों ही सर्कल के रेडियस हैं, दोनों ही R के इक्वल है, इज इक्वल टू R, ये हो गया। उसके बाद आप अगला लिखेंगे AP इज इक्वल टू AC। रीज़न बताइए ज़रा। टेंजेंट्स फ्रॉम A, बिल्कुल सही, क्योंकि A जो है वो इस सर्कल के लिए A एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो AP ये भी एक टेंजेंट है और AC ये भी एक टेंजेंट है। तो आप लिखेंगे AP इज इक्वल टू AC, रीज़न में लिखेंगे टेंजेंट्स फ्रॉम A, टेंजेंट्स फ्रॉम A, ये हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे आप नोट करेंगे कि 90 डिग्री वाला वैसे लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। आप सीधा सीधा देखिए OA इज इक्वल टू OA, कॉमन साइड, तो हो गया ट्रिपल एस से, ठीक। तो आप यहाँ लिखिएगा OA इज इक्वल टू OA, OA इज इक्वल टू OA, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन साइड, कॉमन साइड। तो यहाँ नोट करेंगे बाई साइड 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 ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल। अब देखिएगा 10th क्लास में जो आप कर रहे हैं, आपने तो ट्राइंगल्स में सिमिलैरिटी करा है, कॉन्ग्रुएंसी जो करा नहीं, कॉन्ग्रुएंसी वो 9th वाला। तो कॉन्ग्रुएंट अगर दो ट्राइंगल्स हो जाते हैं तो उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल नहीं होती, इक्वली हो जाती हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हमारा ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल OPA और ट्राइंगल OCA दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्राइंगल OPA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OCA, ये हो गया, ठीक है। अब इससे ये हमने करा किस वजह से है ये बता देता हूँ। हमने दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिए, कॉन्ग्रुएंसी से मेरे को फ़ायदा क्या होने वाला है वो देखेंगे। आप ये देखिएगा कि ये जो O है ये अल्फ़ाबेट सबसे पहले लिखा हुआ है, ये O ये सबसे पहले लिखा हुआ है, मतलब जब ट्राइंगल OPA और ट्राइंगल OCA कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो ट्राइंगल OPA में जो O वाला एंगल है और ट्राइंगल OCA में जो O वाला एंगल है, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट, इसका हाँ POA बोल दो या AOP बोल दो, जैसा आपका मन करे, एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल AOC, और यहाँ पर आप रीजन में लिखेंगे बाई CPCT, एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल AOC। और फिर हाथ के हाथ एक काम कर लीजिए, इज इक्वल टू X मान लीजिए, लिखिएगा से, हमने ये दोनों ही एंगल X के इक्वल मान लिए, और इसको बोल दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और ये मानने के साथ साथ इसको फिगर में भी मेंशन कर दो, हमारा ये वाला एंगल और हमारा ये वाला एंगल, ये दोनों ही एंगल्स हमारे X के इक्वल हो गए। क्लियर है, ठीक है।
बताइए। उसके बाद अभी मैं क्या करना है, मैंने ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें। अब इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो मेंशन करेंगे इन ट्रायंगल ओ क्यू बी एंड ट्रायंगल ओ सी बी। तो लिखिएगा इन ट्रायंगल ओ क्यू बी एंड ट्रायंगल ओ सी बी। तो दो ट्रायंगल ले रहा हूँ, ओ क्यू बी और ओ सी बी। तो इन ट्रायंगल ओ क्यू बी एंड ट्रायंगल ओ सी बी। ठीक, ये किस लिए लिया जा रहा है फिर से देखिएगा, ये ओ क्यू हो गया और ये ओ सी हो गया। तो लिखें ओ क्यू इज इक्वल टू ओ सी, दोनों ही आर के इक्वल हैं। ओ क्यू इज इक्वल टू ओ सी, तो ये आर के इक्वल है दोनों, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ सी। ठीक, उसके बाद अगला देखेंगे बी क्यू इज इक्वल टू बी सी, टेंजेंट्स फ्रॉम बी। लिखेंगे टेंजेंट्स फ्रॉम बी, ये बी से इस पर टेंजेंट ड्रॉप हो रहे हैं तो बी क्यू इज इक्वल टू बी सी, बी एक एक्सटर्नल पॉइंट हो गया। और तीसरा भाई लिखेंगे आप ओ बी इज इक्वल टू ओ बी कॉमन साइड, ओ बी, हाँ जी कर सकते हैं, आर एच एस से भी करा जा सकता है। ओ बी इज इक्वल टू ओ बी कॉमन साइड। तो बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल, by triple S congruence rule, triangle OQB is congruent to triangle OCB। ठीक है, तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल की वजह से ट्रायंगल OQB और ट्रायंगल OCB कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अगेन यहाँ पर पहले पोजीशन पर अल्फाबेट क्या लिखा हुआ है, O, इधर पहले पोजीशन पर अल्फाबेट लिखा हुआ है O। तो इसका मतलब एंगल BOQ, it implies that angle BOQ is equal to angle BOC। ये दोनों एंगल्स हमारे पास इक्वल हो गए। रीजन में क्या लिखेंगे, वही बाई CPCT। और इस बार क्या करिए, इस बार दोनों ही एंगल्स को आप y के इक्वल मान लीजिए, ब्रैकेट में लिखिएगा से, ऐसा हमने मान लिया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और यहीं पर हमने इन दोनों को y के बराबर माना। इसी चीज़ को यहाँ पर फिगर में भी मेंशन कर दीजिए, ये वाला एंगल भी y, ये वाला एंगल भी y, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आप ये देखिएगा कि हमारे पास जब ये आ गया है, ये x x, ये y ये y। अब क्या करें, अब आप ये देखिएगा कि PQ जो है वो तो एक स्ट्रेट लाइन है। तो जब PQ एक स्ट्रेट लाइन है आर टू पैरेलल टेंजेंट्स, यहां मेंशन करें सिंस PQ is a straight line, so अब आप एक काम करिए, क्योंकि PQ हमको एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है तो आप OC को एक रे माने, और OC के इधर वाला एंगल क्या हो गया, एंगल POC, एंगल POC प्लस इधर वाला एंगल क्या हो जाएगा, OC के इधर वाला QOC, मतलब ये पूरा इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में लिखिएगा लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। और देखिएगा एंगल POC कितना है, पूरा का पूरा POC x प्लस एक्स यानी कि 2x। और इसी तरह से एंगल QOC है y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपने 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 290 जा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। और x प्लस वाई, ये जो बीच का एंगल है ना, एंगल AOB, ये x प्लस वाई ही तो है पूरा का पूरा। तो इसको लिखेंगे, इट एम्प्लाइज दैट एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, यही मेरे को इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर है। ठीक है, चलिए जी अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल
is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center. तो समझते हैं पहले क्वेश्चन में वो पूछना क्या चाह रहे हैं। तो देखिएगा क्या है, सप्लीमेंट्री का मतलब तो जानते हैं ना। हाँ जी, जहाँ पर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है वह हम ये बोल देते हैं कि एंगल्स जो हैं वो सप्लीमेंट्री है, ये बोल दिया जाता है। हाँ जी, आगे चलते हैं ज़रा। तो इसमें देखिएगा ये बोल रहे हैं प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 10 में पहले इसकी फिगर बनाएंगे जो डेटा दे रखा है उसकी हेल्प से। तो हमारे पास जैसे ये सर्कल दे रखा है, सर्कल बना लिया। अब सर्कल बनाने के बाद में एक एक्सटर्नल पॉइंट लेंगे, ये सर्कल का सेंटर हो गया। एक एक्सटर्नल पॉइंट लेंगे, इस एक्सटर्नल पॉइंट को मैंने ए मान लिया, ए, और ए से हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे। तो एक टेंजेंट को मैं नाम दे दूंगा ए बी, एक टेंजेंट को हमने बोल दिया ए बी, और दूसरे टेंजेंट को हमने बोल दिया ए सी। तो ए बी हो गया और ए सी हो गया। तो प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। ठीक है, तो एक टेंजेंट ये हो गया, एक टेंजेंट ये हो गया। तो इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इज सप्लीमेंट्री। क्या प्रूव करना है, इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट joining the points of contact at the center। अच्छा, लाइन सेगमेंट्स एक तो ये वाला और एक ये वाला, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट क्या है, बी और सी। इसको सेंटर से अगर ज्वाइन करें, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। ये प्रूव करना है। 2 या 3 स्टेप का क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बेहद आसान है। देखिएगा हमें यहाँ पर प्रूव क्या करना है, यहाँ लिखिएगा टू प्रूव। क्या कर रहे हो भाई, ठीक है मत करो, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। टू प्रूव एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। मेरे को ये चीज़ प्रूव करनी है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री का मतलब ये होता है कि दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। अब यहाँ पर मेंशन करेंगे कि एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल ओ सी ए, एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल ओ सी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री हो गया और ये 90 डिग्री हो गया। एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल ओ सी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन में लिखेंगे कि एंगल बिटवीन द टेंजेंट and the radius at the point of angle between the tangent and the radius at the point of contact। तो एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल ओ सी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये चीज़ हो गई। तो अब सीधा सीधा है कि ए बी ओ सी इज अ क्वाड्रिलेटरल। यहाँ लिखेंगे सिंस ए बी ओ सी इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो ये क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल में हमें सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री के बराबर होता है। तो लिखेंगे एंगल ओ बी ए प्लस एंगल बी ए सी
प्लस एंगल ओ सी ए प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 360 डिग्री। रीजन में वही चीज, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये जो ओ बी ए है, एंगल ओ बी ए और ओ सी ए, ये दोनों 90-90 के इक्वल है, तो एंगल ओ बी ए की जगह लिखिए 90 डिग्री, एंगल बी ए सी एज इट इज आएगा, एंगल ओ सी ए की जगह 90 डिग्री, एंगल बी ओ सी ये भी एज इट इज आएगा, इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 90 प्लस 90 180 हो जाएगा, तो एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से जो हमें प्रूव करना है वो चीज़ आ गई, इधर लिख रहा हूँ, इस तरफ लिख रहा हूँ, दैट इज एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी ओ सी, एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री। ये प्रूव हो गया, एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्रूव हो गया। ठीक है जी, ये हमको प्रूव करना था कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब ये होता है कि दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या पूछ रहे हैं। ये कह रहे हैं प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। तो सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है कि वो चारों तरफ से उसको घेर रहा है। तो पैरेललोग्राम क्या होगा, जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होंगी। तो वो एक सर्कल को घेर रहा है, तो वो घेरेगा किस तरीके से कि उसकी जो चारों साइड्स है ना, वो सर्कल पर जो है वो टेंजेंट की तरह बिहेव करेंगी। तो हमको ये प्रूव करना है कि वो पैरेललोग्राम नहीं है, वो एक रोम्बस है। ये चीज़ प्रूव करनी है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। क्वेश्चन नंबर 11, तो लेट ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम let ABCD be a parallelogram circumscribing a circle as shown, circumscribing a circle as shown। तो आपने एक सर्कल बना लिया, ये सर्कल हो गया। ऐसे बोल दिया ए बी सी और डी। तो ए बी सी डी को हमने एक पैरेललोग्राम बोल दिया और हमें ये प्रूव करना है कि ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम नहीं है। हालांकि देखने में ये ना पैरेललोग्राम लग रहा है ना रोम्बस लग रहा है, लेकिन चलिए, हमने ये कहा कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम हमको दे रखा है
और हमें ये प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम नहीं है, ये एक रोम्बस है। तो कैसे प्रूव करा जा सकता है वो देखते हैं जरा। तो ये हमारे पास इसका सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, सेंटर को ओ मानेंगे। और एक काम करते हैं, जैसे ये वाला पॉइंट है, ये एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, सर्कल पर ये टच कर रहा है तो टेंजेंट की तरह बिहेव करेगा। इसको बोल दीजिए P, इस वाले पॉइंट को बोल दीजिए Q, इस वाले पॉइंट को बोल दीजिए R, और इस वाले पॉइंट को बोल दीजिए S। अब एक काम करना है, ये कहेंगे सर्कल का सेंटर O है ही, ये कहेंगे कि सिंस ABCD is a parallelogram, सिंस ABCD is a parallelogram, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, इसको रख दो साइड में। ये कोई पर्दा है क्या, मोबाइल फोन ऐसे लगा, ABCD is a parallelogram, since ABCD is a parallelogram, therefore ये जो AB है ये CD के इक्वल होगा। AB इज इक्वल टू CD बोल दो या DC बोल दो, एक ही बात है। एंड ये वाली जो अपोजिट साइड है AD, ये BC के इक्वल होगी। AD इज इक्वल टू BC, ठीक है। तो अब आप एक काम करिए, AB इज इक्वल टू CD, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, AD इज इक्वल टू BC, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस हो गई। अब इसके बाद एक काम करते हैं कि अगर मान लीजिए अपोजिट साइड्स तो इक्वल हैं, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स तो इक्वल हैं, अगर एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट मतलब बराबर बराबर वाली साइड भी इक्वल हो जाए, तो हम ये कहेंगे कि भाई अपोजिट साइड्स तो इक्वल हैं, बराबर बराबर वाली साइड भी इक्वल हो गई, ठीक है। तो फिर ये एक रोम्बस हो गया, मतलब फिर इसकी चारों ही साइड्स इक्वल हो गई, चारों साइड्स इक्वल हो गई तो फिर ये रोम्बस हो गया, ठीक। तो ऐसा ही कुछ करना है यहाँ पर। देखिएगा, सबसे पहले हम A की बात करते हैं। तो A से जो टेंजेंट्स ड्रॉप हो रहे हैं, AP इज इक्वल टू AS, AP इज इक्वल टू AS, टेंजेंट्स फ्रॉम A, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। ध्यान रखिएगा मुझे करना क्या है, मुझे करना क्या, मैं उस चीज़ पर फोकस करूँगा। मुझे ये करना है कि मैं जो AB है ना, मैं इस AB को, ये AB DC के तो इक्वल है ही, मैं इस AB को AD के इक्वल प्रूव करना चाहता हूँ, समझ गए। मैं AB को AD के इक्वल प्रूव करना चाहता हूँ। तो कैसे करेंगे, पहले तो AB बनाना पड़ेगा। तो AB कैसे बनेगा, AP तो ले लिया ना इस तरफ, अब मेरे को BP चाहिए। तो क्या करेंगे, BP इज इक्वल टू BQ, यहाँ लिखेंगे BP इज इक्वल टू BQ, और इसको इक्वेशन 4 बोलकर लिखेंगे टेंजेंट्स फ्रॉम B, टेंजेंट्स फ्रॉम B, ये हो गया। इसके बाद ये अगर इक्वेशन नंबर 3 और 4 दोनों को ऐड कर देंगे तो AP प्लस BP ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AB, ये AB बन जाएगा। अच्छा, इसके अलावा मेरे को तो AB चाहिए ना, एक तरफ तो AB मिल गया। फिर क्या करेंगे कि AP AS हो गया, BP BQ हो गया, ठीक है ठीक है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ये AB बन जाएगा हमारे पास, अगर मैं AP और BP को ऐड करूँगा। अब एक काम करें, अब CD बनाओ, कैसे भी करके CD बनाओ। देखिए क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि भाई DR इज इक्वल टू DS, तो ऐसे लिखेंगे DR इज इक्वल टू DS, ये हो गई इक्वेशन नंबर 5। यहाँ लिखें टेंजेंट्स फ्रॉम D, कैपिटल D, ये हो गया DR इज इक्वल टू DS। इसके बाद अगला मेरे को क्या बनाना है, DR मिल गया, अब मेरे को CR चाहिए, तो लिखेंगे CR इज इक्वल टू CQ, टेंजेंट्स फ्रॉम C, ये हो गया। तो हमारे पास 4 इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 3, 4, 5, 6। और ये कुछ इस तरीके से बनाई गई हैं कि इधर पहले 2 टर्म आ रहे हैं AP और BP, तो दोनों का सम, अगर मैं चारों इक्वेशंस को ऐड करूं लाइन से, तो AP और BP का सम बन जाएगा AB। इसी तरह से DR और CR,
तो डी आर और सी आर इनका सम बन जाएगा सी डी, ये हो जाएगा। तो चारों को पहले ऐड कर दीजिए, लिखिएगा ऐड इक्वेशन 3, 4, 5 एंड 6। यहां लिखेंगे ऐड इक्वेशन 3, 4, 5 एंड 6। हमने चारों इक्वेशंस को अगर ऐड कर दिया तो क्या बनेगा, ए पी प्लस बी पी प्लस डी आर प्लस सी आर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ए एस प्लस बी क्यू, ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी एस प्लस सी क्यू, डी एस प्लस सी क्यू। अब ए पी और बी पी अगर इन दोनों का एडिशन करेंगे तो देखिए ए पी और बी पी इन दोनों का एडिशन बन जाएगा ए बी। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ ए बी प्लस डी आर प्लस सी आर। तो डी आर प्लस सी आर इन दोनों का एडिशन क्या बन जाएगा, सी डी। तो यहाँ लिखेंगे ए बी प्लस सी डी। उसके बाद हम कुछ ऐसा करेंगे कि भाई यहाँ पर ए एस और डी एस, ए एस और डी एस एक साथ लिख दिए जाएं। तो ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस को एक साथ लिख लिया, और बी क्यू प्लस सी क्यू इन दोनों को एक साथ लिख लिया। अभी दोबारा से ऐसे लिखते हैं, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए एस प्लस डी एस क्या बन जाएगा, ए डी। और इसी तरह से बी क्यू प्लस सी क्यू क्या बन जाएगा, बी सी बन जाएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ए बी प्लस सी डी इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे ए बी प्लस ए बी, ए बी प्लस ए बी। और ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी को क्या लिखेंगे, ए डी प्लस ए डी। और यहां ब्रैकेट में लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 बी सी इज इक्वल टू ए डी। बोलो भाई, समझ गए? ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 से हमने ये देखा कि ये जो ए बी है ये सी डी के इक्वल है, मैंने सी डी की जगह वापस ए बी लिख दिया। और ये जो बी सी है ये भी ए डी के इक्वल है, तो मैंने बी सी की जगह ए डी लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 2। इससे हुआ क्या, ये बन गया ए बी प्लस ए बी, क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए बी, ट्वाइस ऑफ ए बी। और ये ए डी प्लस ए डी ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए डी। तो भाई 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ए बी एंड ए डी ये दोनों के दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, ए बी और ए डी ये दोनों के दोनों इक्वल हो गए। इसमें आप लिखेंगे दैट इज एडजेसेंट साइड्स, that is adjacent sides of a parallelogram are equal, so ABCD is a square। ABCD जो है वो एक स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर नहीं, रोम्बस। स्क्वायर तो तब होगा जब 90 डिग्री हो जाएंगे सारे एंगल, हमें रोम्बस प्रूव करना है। तो ABCD इज अ रोम्बस। ठीक है, यही चीज़ हमको प्रूव करनी थी। किसी भी पैरेललोग्राम में अगर बराबर बराबर वाली साइड्स यानी कि एडजेसेंट साइड्स, अपोजिट साइड्स तो इक्वल है ही, अगर एडजेसेंट साइड्स बराबर वाली साइड्स भी इक्वल हो गई तो हम ये कहेंगे फिर तो सारी साइड इक्वल हो गई ना आपस में। और जब सारी साइड इक्वल होती हैं तो उसी को हम रोम्बस बोल देते हैं। ठीक है, चलिए जी, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। बस 1 मिनट दीजिए मेरे को, अभी आ रहा हूँ।
चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको किस तरीके से करा जाएगा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में ये बोल रहे हैं, अ ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब a circle of radius 4 centimeter such that the segments BD and DC into which BC is divided by the point of contact capital D are of length 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the sides AB and AC। मेरे को AB और AC निकालना है, तो देखिएगा किस तरह से निकालेंगे। सबसे पहले फिगर इसमें दे रखी है, फिगर बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। 12 में है, अ ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो ये किस तरीके से बना रखा है, एक सर्कल है और इस सर्कल पर बाहर से इसको सर्कमस्क्राइब करता हुआ एक ट्राइंगल बना रखा है। ठीक है, तो आप ये देखिएगा, ये है ABC ट्राइंगल, इस तरह से दे रखा है। ये वाला पॉइंट दे रखा है वर्टेक्स, ये वाला A है, ये वाला B है और ये वाला C है। सर्कल का सेंटर दे रखा है O, सर्कल का सेंटर है O, ये पॉइंट है D, और C से लेकर D तक का जो डिस्टेंस है दिस इज गिवन एज 6 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर गिवन है, और जो B से D तक का जो डिस्टेंस है ये हमको 8 सेंटीमीटर गिवन है। 6 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो दो डिस्टेंसेस इस तरह से दे रखे हैं। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, AB और AC। तो AB इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड AC इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखिएगा क्या तरीका लेकर चलेंगे इसको सॉल्व करने का। यहाँ पर हम ये कहेंगे कि ये वाला पॉइंट D है, तो इस वाले पॉइंट को हमने E मान लिया और इस वाले पॉइंट को हमने F मान लिया। आप शुरुआत करते हैं A से, तो यहाँ पर हम ये बोलेंगे AF इज इक्वल टू AE, AF इज इक्वल टू AE, ये हो गया।
इज इक्वल टू एक्स, ब्रैकेट में लिखिए से, और यहां लिखना टेंजेंट्स फ्रॉम ए। ठीक है, तो ए एफ हो गया x और ए ई हो गया x। ठीक है, अब देखिएगा फिर b की बात करते हैं, तो बी डी इज इक्वल टू बी ई, यहाँ लिखें बी डी इज इक्वल टू बी ई। तो भाई जब बी डी 8 सेंटीमीटर है तो बी ई भी तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। यहाँ लिखना टेंजेंट्स फ्रॉम बी, ये हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे सी डी इज इक्वल टू सी एफ, तो सी डी इज इक्वल टू सी एफ इज इक्वल टू, ये 6 है तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। टेंजेंट्स फ्रॉम सी, तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब देखिएगा कि हमारे पास ये पूरी की पूरी लेंथ आ गई, एक तरह से ट्राइंगल की इधर वाली लेंथ आ गई 8 प्लस एक्स, इधर वाली लेंथ आ गई 8 प्लस 6 यानी कि 14, और इधर वाली लेंथ आ गई 6 प्लस एक्स, ये हो गया। ठीक है, अच्छा अब एक काम करते हैं कि लेट अस फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, लेट अस फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल by two separate methods। दो अलग अलग मेथड्स लेकर चलिए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी में तो है ही, सीबीएसई में न जाने कितनी बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। तो जब भी कभी ये क्वेश्चन दे रखा हो तो आपको क्या देखना है, याद रखना है कि जब भी कभी सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रखा हो किसी ट्राइंगल ने, तो आप एरिया निकालेंगे और दो अलग अलग मेथड से निकालेंगे। तो मेथड वन ब्रैकेट में लिखिएगा हीरॉन्स फॉर्मूला, हीरॉन्स फॉर्मूला। हीरॉन्स फॉर्मूला में हमारे पास 3 साइड्स होती हैं। ठीक है, तो एक साइड को बोल देते हैं स्मॉल ए, एक साइड को बोल देते हैं स्मॉल बी, और एक को स्मॉल सी। तो कैपिटल ए के सामने वाली साइड हो जाती है स्मॉल ए, कैपिटल बी के सामने वाली साइड हो जाती है स्मॉल बी, और कैपिटल सी के सामने वाली स्मॉल सी। तो ले लीजिए आप, और कोई रूल नहीं है, जो आपका मन करे वो ले सकते हैं। तो आपने ये कहा स्मॉल ए क्या हो गई, कैपिटल ए के सामने वाली साइड यानी कि बी सी। तो भाई बी सी कितना है, 6 प्लस 8 14 सेंटीमीटर। फिर स्मॉल बी हो गई कैपिटल बी के सामने वाली साइड, मतलब ए सी क्या है, x प्लस 6 सेंटीमीटर। और इसी तरह से स्मॉल सी क्या है, कैपिटल सी के सामने वाली साइड, वो स्मॉल सी हो गई, तो वो हो गई x प्लस 8 सेंटीमीटर, x प्लस 8 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हमारा पहला काम क्या होता है हीरॉन्स फॉर्मूला में, टू फाइंड आउट द सेमी पेरीमीटर। तो यहां लिखेंगे सेमी पेरीमीटर स्मॉल s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई टू, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, ये हो गया सेमी पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। हाँ जी, ये कैसे निकलेगा, तीनों को ऐड करिए तो क्या हो जाएगा 14 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 8, 14 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 8 अपॉन 2, x प्लस एक्स इज 2x, x प्लस एक्स इज 2x, 14 प्लस 6 इज 20, 20 प्लस 8 इज 28 अपॉन 2। तो s इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में क्या बचेगा, ऊपर x प्लस 14 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो s की वैल्यू क्या आ गई, x प्लस 14 सेंटीमीटर। दिस इज सेमी पेरीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यह फॉर्मूला होता है भाई हीरॉन्स फॉर्मूला का। अब इसके बाद सारी वैल्यूज डालिए, अंडर
अंडर रूट, हाँ जी, s कितना है, x प्लस 14, ब्रैकेट में s माइनस ए, यानी कि x प्लस 14 माइनस, हाँ जी, स्मॉल a कितना था 14, तो x प्लस 14 माइनस 14, फिर है s माइनस बी, यानी कि x प्लस 14 माइनस b कितना है x प्लस 6, तो ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि दो टर्म्स है ना यहाँ पर, तो x प्लस 14 माइनस एक्स प्लस 6, ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद अगला टर्म है x प्लस 14 माइनस एक्स प्लस 8, ऐसे बंद कर देंगे। ये भी पूरा का पूरा अंडर रूट के अंदर ही है, ठीक है। तो ये सारा का सारा हो गया हमारे पास। अब देखिए इधर प्लस 14 है, इधर माइनस 14, कैंसिल आउट। अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, ये देखिएगा x प्लस 14 इंटू एक्स इंटू अगला ब्रैकेट x प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 6, अगला ब्रैकेट x प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 8, ये हो गया, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल आउट, यहाँ पर भी माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल आउट। x प्लस 14 इंटू एक्स, और ये 14 माइनस 6 क्या हो जाएगा 8, 14 माइनस 8 क्या हो जाएगा 6, ये हो गया। तो ये हमारे पास 8 6 48, तो 48 एक्स इंटू एक्स प्लस 14, इसका पूरे का अंडर रूट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या निकला ये निकला एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। तो इसको मैं बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 1, इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। चलिए जी, ये हो गया। अब जो दूसरा मेथड है, वो दूसरा मेथड जरा सोचते हैं क्या करना है हमको। हेडिंग डालेंगे मेथड 2, मेथड 2 by splitting the bigger triangle into three smaller triangles, into three smaller triangles, ये काम करना है। तो देखिएगा आप कैसे करेंगे। अब आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, और एक बार जरा डायग्राम को ध्यान से समझना मेरे साथ। यहां लिखिएगा कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में जॉइन, ये सेंटर है ना, जॉइन OE एंड OF एज शोन। तो जो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, ये तो देखिए ये तो पूरी फिगर हमको दे रखी है, लेकिन जो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं उसमें बोल्ड लाइन नहीं बनाते, डॉटेड लाइन बनाते हैं। तो डॉटेड लाइन बनाऊंगा, O से E को ज्वाइन कर देंगे और O से F को ज्वाइन कर देंगे। ऑल्सो ज्वाइन OA, OB एंड OC एज शोन। तो OA को भी ज्वाइन करिए, OA, OB और OC, इसको भी ज्वाइन कर दिया। अब क्या होगा, क्लियरली OD is perpendicular on BC, comma OE is perpendicular on AB and OF is perpendicular on AC. OF is perpendicular on AC. रीजन में लिखिएगा एंगल बिटवीन रेडियस, एंगल बिटवीन
रेडियस, गुड इवनिंग, एंड टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो अब यहां पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू, अब अगर मेरे को पूरे बड़े ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखो ये भी 90, ये भी 90, गुड इवनिंग, ये भी 90, गुड इवनिंग, ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए मेरे को पूरे बड़े ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो पूरे बड़े ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा? एबीसी का एरिया, इसको ओ सी बी, इस छोटे ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, ठीक है। ओ बी ए इधर वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, और ओ ए सी इधर वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, और तीनों को ऐड कर दो, तो पूरा बड़ा ट्राइंगल एबीसी का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ सी बी। एरिया को शॉर्ट में ए आर लिख देते हैं और ऑफ लिखने की जरूरत नहीं होती। तो ओ सी बी एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी ए प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी। अब सबका एरिया कैसे निकलेगा? हाफ बेस इनटू हाइट करके। तो जब ओ सी बी की बात करेंगे तो हाफ, हाँ जी, बेस कितना है? ये पूरा का पूरा बी सी, और हाइट कितना है? ये ओ डी, हाफ बी सी इंटू ओ डी। ओ बी ए का जब एरिया निकाल रहे हैं तो हाफ ए बी इंटू ओ ई इंटू ओ ई प्लस हाफ ए सी इंटू ओ एफ, हाफ ए सी इंटू ओ एफ। अब सबकी वैल्यू डालिए। ये जो बी सी है, बी सी की वैल्यू कितनी है? 8 + 6 यानी कि 14, हाफ इंटू 14, और ओ डी तो भाई रेडियस है, रेडियस कितना है? 4 सेंटीमीटर दे रखा है, शुरुआत में ही दिया था, प्लस हाफ, हाँ जी, ए बी कितना है? ए बी है x + 8 इंटू ओ ई, तो रेडियस है, रेडियस तो सेम है, 4 है, प्लस हाफ ए सी कितना है? हाँ जी, ए सी देखिए x + 6 और रेडियस है 4, तो 2 2 ज़ा 4, हर केस में तीनों में 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4, तो तीनों ही केसेस में मेरे पास 2 तो कॉमन आ रहा है, तो 2 निकाल लूंगा कॉमन। तो 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन, तो इधर ब्रैकेट में क्या बचा? 14 प्लस x + 8 प्लस x + 6 x + x is 2x, 14 + 8 is 22, 22 + 6 is 28। यहाँ से 2 ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचा? x + 14, तो 4 × x + 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 से भी ट्राइंगल एबीसी का एरिया निकला, इक्वेशन नंबर 2 से भी ट्राइंगल एबीसी का एरिया निकला, तो यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग, गुड इवनिंग, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 48 × x × x + 14 का अंडर रूट इज इक्वल टू 4 × x + 14। अब क्या करिए? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग लिख दो बस। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो इधर का तो अंडर रूट हट जाएगा ना, 48x × x + 14, और इधर हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी कि 16, और x + 14 का होल स्क्वायर। तो एक x + 14 से एक x + 14 कट गया,
16 1 जा 16, 16 3 जा 48। तो ये क्या हो गया हमारे पास, इधर बचा 3x और इधर बचा x प्लस 14। ठीक है, उसके बाद आगे देखिएगा, इसको x को इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 14, तो 2x इज इक्वल टू 14, 2 7 जा। देयरफॉर ए बी निकालना है, तो ए बी क्या था, x प्लस 8, फिफ्टीन सेंटीमीटर, और ए सी x प्लस 6, तो 7 प्लस 6 13 सेंटीमीटर। ठीक है जी, क्लियर है। बस ये इतना करिए, लास्ट में एक क्वेश्चन बचा हुआ है, ये एक क्वेश्चन खुद से ट्राई करिएगा। ठीक है, चलिए जी, थैंक यू।